हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 25 जून को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है फ्रॉम चाइना टिल टू बैलेंसिंग विद बीजिंग एंड दिल्ली। इस आर्टिकल में हम इंडो मालदीव्स रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। रीसेंट जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। एंटी इंडिया रेटोरिक से कहीं ना कहीं जो मालदीव्स है वो चाइना और इंडिया को बैलेंस करना शुरू कर दिया। इसके पीछे के 3 रीजंस के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यार, मेंस में आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है 2024 के मेंस में ही। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन डिग्निटी वर्सेस रिलीजियस प्रैक्टिसेस। एथिक्स में इस तरीके की केस स्टडी आपको कई बार पूछी जा चुकी है और आगे भी आपको पूछी जाएगी। तो क्या आर्गूमेंट आपको यूज़ करना है, कैसे इसे हैंडल करना है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है आपके एथिक्स के पर्सपेक्टिव से। और लास्ट आर्टिकल है हमारा इंडियन एक्सप्रेस का केरलम। इसमें केरला का नाम केरलम किया जा रहा है, उससे रिलेटेड एक रिजोल्यूशन पास किया गया है। प्रोसीजर क्या है नाम बदलने की, उस पर चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक, अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे मोर में मिल जाएगी, या फिर आप जो है सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च कर लीजिए, डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है फ्रॉम चाइना टिल टू बैलेंसिंग विद बीजिंग एंड दिल्ली। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंडो मालदीव्स रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम इंडिया मालदीव्स की जो बायलैटरल रिलेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो करंट इवेंट्स हुए हैं उसको ध्यान में रखकर ये डिस्कशन किया जाएगा। अगर हम मेंस की बात करें, GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो जनरली आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आपको क्या पूछा जाता है, G20 पूछ सकते हैं। पिछले बार SCO आया था, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, SCO आने वाला है, पेंडिंग है। ब्रिक्स इस बार आपको दिखाई दे सकता है 100%, G20 दिखाई दे सकता है इस बार 100%। ठीक है, तो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस पे ही आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं। I2U2 पे आ चुका है, क्वाड पे आ चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत दिखाई देंगे। बायलैटरल रिलेशन उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्टनर है इंडिया का तो वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितनी कंट्री है उसके साथ इंडिया के बायलैटरल रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बांग्लादेश, कल ही हमने बात की थी। मालदीव्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर। श्रीलंका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर। नेपाल के साथ ब्लॉकेट हुआ था तब एक क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से आपको जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ है उसके साथ पूछ लेता है। बाहर अगर बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर की, तो वेस्टर्न कंट्री में यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, इसके अलावा रशिया, इसके अलावा जापान और आसियान, ये जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहले भी पूछे गए हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? तो इंटरनेशनल रिलेशन में इसी तरीके से हमें चीज़ें कवर करनी हैं। अब इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, हिस्ट्री क्या रही है इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप की। इंडिया मालदीव्स रिलेशन किस पर डिपेंड करते हैं? मालदीव्स में जो रिजीम चुनकर आई है उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि बांग्लादेश में मैंने आपको बताया था कि जब आवामी लीग शेख हसीना की सरकार आती है तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं, और सडनली जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तब इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। सिमिलर वे में मालदीव्स के साथ भी ऐसे ही होता है। 2013 में जो है मालदीव्स में प्रो चाइना गवर्नमेंट आई थी और एंटी इंडिया गवर्नमेंट आई थी। तो 2013 से 18 के बीच में इंडिया मालदीव्स के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। फिर 2018 से 23 के बीच में प्रो इंडियन गवर्नमेंट आई और उसके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रहेगी उसमें इंडिया फर्स्ट रहेगा। तो मालदीव्स की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी थी। ठीक, 2023 तक सब बढ़िया रहा। फिर 2023 में अगेन जो गवर्नमेंट आई वो प्रो चाइना गवर्नमेंट थी। पूरा जो कैंपेन था मोहम्मद म्यूज़ू का वो किसके अराउंड था? एंटी इंडिया रेटोरिक के अराउंड था। उसका पूरा कैंपेन इंडिया आउट के ऊपर था कि इंडिया को बाहर करना है, इंडिया की जो मिलिट्री की प्रेजेंस है मालदीव्स में उसको हमें हटाना है और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर करना है। इसके अराउंड पूरा का पूरा कैंपेन था। चाइना की तरफ टिल्टेड थे और इसके बाद जो है ये कैंपेन में उनको जीत मिली, पूर्ण बहुमत की उन्होंने सरकार बनाई और प्रेसिडेंट जो मोहम्मद मिज़ू हैं और उनकी अभी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अभी तक के प्रो चाइना थी।
ठीक, उसके बाद हमें थोड़े बहुत जो है रिसेंटली रीकैलिब्रेशन देखने के लिए मिला है, और उसी के रीजंस के बारे में बात करेंगे कि क्यों मालदीव्स ने प्रो चाइना स्टैंड से बैलेंसिंग करना शुरू कर दिया है चाइना और दिल्ली के बीच में, और क्यों ये प्रैग्मेटिक है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है मालदीव्स के लिए, इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो रीसेंट इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले रीसेंट इवेंट क्या क्या हुए थे। ये जो प्रेसिडेंट म्यूजिक थे ये जीत क्या है ना, इनने एंटी इंडिया रेटोरिक को कंटिन्यू किया, बोलना चालू किया कि इंडिया के जो मिलिट्री पर्सनल हैं 76 मिलिट्री पर्सनल उनको आप वापस बुला लीजिए। इंडिया ने इनकी रिक्वेस्ट मान ली और जो मिलिट्री पर्सनल थे उनको वापस बुला लिया गया। बोला ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी सॉवरेनिटी इंश्योर करना चाहते हैं, ऑटोनॉमी इंश्योर करना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे भी किसी के इंटरनल अफेयर में कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इंडिया ने 76 मिलिट्री पर्सनल को वापस बुला लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लक्षद्वीप और मालदीव वाला सागा हुआ, जिसमें इंडिया के लोगों ने जो है मालदीव्स को बायकॉट करना शुरू किया, और फिर ये जब बायकॉट शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई। उसके बाद मालदीव्स के मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ बोल दिया, उसके बाद फिर एंटी मालदीव्स ट्रोलिंग चालू हो गई। तो उससे अल्टीमेटली जो रिलेशन थे इंडिया और मालदीव्स के बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, एकदम लो पॉइंट पे आ गए थे। ठीक, यहाँ से इंडिया से जो मालदीव्स लोग जा रहे थे वो भी जाना कम हो गया, और उसके कारण जो फॉरेन रिजर्व्स मिलते थे मालदीव्स को वो भी कम हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का जो स्टैंड था वो क्या था, प्रो मालदीव्स स्टैंड था, कि भाई हम तो मालदीव्स के साथ रहेंगे, उसे साथ लेकर चलेंगे, भले ही मालदीव्स हमें अच्छा मित्र ना समझ रहा हो। अब ऐसा इंडिया का स्टैंड क्यों है, इसलिए है कि अगर इंडिया सभी लोगों के साथ इसी तरीके से बिहेव करेगा तो इंडिया दोस्त किसके साथ रहेगा, है ना। आप जो है स्टेप ब्रदरली एटीट्यूड नहीं दिखा सकते, है ना। आप जो है बुली नहीं कर सकते अपने सारी छोटी सब कॉन्टिनेंट की कंट्री को, क्योंकि आपको अच्छे रिलेशन बनाना पड़ेगा। म्यांमार के साथ उतने अच्छे रिलेशन नहीं रहे, बांग्लादेश बचा हुआ है, नेपाल के साथ इतने अच्छे रिलेशन नहीं रहे, वो चाइना की तरफ जा रहा है। ठीक, पाकिस्तान से तो हो ही नहीं सकता, मालदीव से भी खराब हो ही गए थे, श्रीलंका से अभी थोड़े बेटर रिलेशन हैं। तो ओवरऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही इंडिया के रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं, और इतने अच्छे अगर नहीं रहेंगे तो अगर हम यहाँ पर लीडर नहीं बन पा रहे हैं तो ग्लोबल लेवल पर लीडर कैसे बनेंगे। आपकी जो है आपके रीजन में इंपॉर्टेंस नहीं है तो बाहर कैसे हो सकती है। ये तो वैसी वाली बात हो गई कि अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो किसी और के साथ अगर ज़्यादा बातचीत करने लग जाए तो मुझे दुख तो होना ही चाहिए कि मेरा दोस्त जो है किसी और के साथ इतने अच्छे रिलेशन कैसे रख सकता है। अगर मेरा इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं है तो मैं दुनिया पे इन्फ्लुएंस कैसे बनाऊंगा, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो इंडिया को जो है एक तो मालदीव्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है और ये हमारा बैकयार्ड है, ये अपना एरिया है और चाइना यहाँ पर रूल नहीं कर सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, जो मालदीव्स है उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है यार। कहाँ पर है, इंडियन ओशियन में है। इंडियन ओशियन जो है अभी बहुत इम्पॉर्टेंट जो है प्लेस हो चुका है, यहाँ पर चाइना की असर्टिवनेस बढ़ रही है। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें 95% जो ट्रेड है वो यहीं से होते हुए जा रहा है। ऑयल ट्रेड, एनर्जी ट्रेड, बाय वॉल्यूम बाय वैल्यू, सारा ट्रेड इसी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन इंडियन ओशन से होते हुए जाता है। तो यहाँ पर जिसकी प्रेजेंस होगी वो सारी चीज़ें ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है फ्यूचर में, और चाइना यहाँ अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। इंडिया के साथ क्या दिक्कत है चाइना और इंडिया रिलेशन में, चाइना ऊपर से बैठा ही है हिमालय साइड से, पाकिस्तान हमारे दूसरे साइड है। हम यहाँ से तो फ्री थे, पर धीरे धीरे चाइना जो है इंडियन ओशियन में अपने नेवल बेसेस बना रहा है और यहाँ से भी इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है। तो इंडिया इसको काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है, जो श्रीलंका है जिनकी यहाँ प्रेजेंस है, मालदीव्स है ना, मेडागास्कर है और अफ्रीका की कंट्रीज़ है इंडियन ओशन में, इनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए हुआ है ताकि यहाँ पर इन प्लेसेस पे चाइना की नेवी की प्रेजेंस नहीं हो और इंडिया की प्रेजेंस हो, इंडिया के नेवल बेसेस हो, ताकि चाइना को वो काउंटर कर सके। इसलिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जितनी भी इंडियन ओशन की कंट्री है, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे वो मालदीव्स हो। इसलिए हम लोगों को है ना थोड़ा सा अपना अगर बेइज्जती हो भी रही है तो भी रिलेशन अच्छे रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मालदीव्स के मिनिस्टर ने खराब बोल भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड कर दिया, 400 करोड़ से 600 करोड़ कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमको मालदीव्स चाहिए यार, हमको रिलेशन उसके साथ अच्छे बना के रखना, उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चीज़ें क्लियर है क्या। अब मालदीव्स का ये जो दिल परिवर्तन है, हार्ट परिवर्तन, ये क्यों हुआ है, क्या चेंज आया वो देख लेते हैं। रिकैलिब्रेशन के रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं। First, the economy of Maldives continue to be in deep trouble.
there are increasing debt maturity, low revenues, and decline in foreign reserve. It has a debt to GDP ratio of 110% and a foreign reserve of $622 million, while its annual debt servicing account for 512 मिलियन फॉर 2024 एंड 2025 एंड अराउंड 1 बिलियन इन 2026। तो सबसे पहला इशू क्या है, जो इकॉनमी है मालदीव्स की बहुत ज़्यादा ट्रबल में है। फ्यूल और फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरा, जो फूड प्रोडक्शन है वो बहुत कम है और बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इंपोर्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इनके पास फॉरेक्स नहीं है इंपोर्ट चुकाने के लिए। अगर फॉरेक्स की बात करें तो जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और फॉरेन एक्सचेंज कितना है इनके पास, केवल $622 मिलियन है। और इनको 2023 में और 24 में कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम $512 मिलियन की ज़रूरत पड़ेगी, और उस 2026 में 1 बिलियन की पड़ेगी। और इनके पास तो इतना फॉरेक्स है ही नहीं, तो ये एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा करते नहीं हैं, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। और इंपोर्ट अगर बहुत ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, तो ओवरऑल फॉरेन रिजर्व्स नहीं आएंगे और जो इकॉनमी रहेगी उसमें ट्रबल फ्यूचर में भी रहेगा। तो इनने क्या किया, इनने इंडिया और चाइना से बोला कि भाई आप जो हम आपसे जो इंपोर्ट ले रहे हैं उसको आप लोकल करेंसी में लीजिए हमसे, हम डॉलर में पे नहीं कर पाएंगे। इंडिया ने भी मान गया है और चाइना भी जो है इसे मान गया है। ठीक है, इंडिया ने तो मदद करनी ही थी, है ना, हमारा तो अनकंडीशनल जो है सपोर्ट रहता है मालदीव्स के लिए। तो इंडिया तो तैयार हो गया और चाइना भी यहाँ पर तैयार हो गया है। अब जो भी इंपोर्ट इंडिया और चाइना से आ रहे हैं, मेनली जो फूड हैं वो बेसिकली आपके लोकल करेंसी में पे किए जा रहे हैं। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो क्या है, इकोनॉमिक वाउस ऑफ मालदीव्स। बहुत ज़्यादा जो है हालत ख़राब है मालदीव्स की और उसे फॉरेन रिजर्व्स चाहिए। अब इंडिया से जनरली बहुत सारे टूरिस्ट जाते थे मालदीव्स, लेकिन उन्होंने रिसेंटली जाना बंद कर दिया, जिससे जो फॉरेन रिजर्व्स है उसे बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, बहुत ज़्यादा टोल हुआ है मालदीव्स के। तो अब मालदीव्स चाहेगा कि दोबारा से इंडिया के साथ रिलेशन बेटर हो सके और वो फॉरेन रिजर्व जो टूरिज़्म के थ्रू उन्हें मिल रहा था वो मिलना शुरू हो सके। नेक्स्ट क्या रीज़न है, जो चाइना से एक्सपेक्टेशन थी माले की वो जो है पूरी नहीं हो पाई है। चाइना और मालदीव्स के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे। जैसे ही जो प्रेसिडेंट मिज़ू हैं वो जीते थे, सबसे पहले उन्होंने कहाँ विज़िट की, चाइना में विज़िट की, और बहुत सारे लगभग 20 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। सबसे पहले तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रिवाइव करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना इसे साइन किया गया, और एक डिफेंस पैक्ट भी साइन किया गया है चाइना के साथ, जिसमें ये कहा गया है कि जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है इसके इम्प्लीमेंटेशन को एक्सप्लोर किया जाएगा। इसके साथ साथ जो चाइना और मालदीव्स की रिलेशनशिप थी उसे अपग्रेड कर दिया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप कहा गया है 2024 और 28 के बीच की इस रिलेशनशिप को। इसके अलावा जो स्पाई शिप है चाइना का वो भी मालदीव्स में जाके डॉकिंग कर सकता है, वहाँ पर अपना शिप को चाइना जो है लगा सकता है। इसके लिए भी मालदीव्स एग्री कर गया था और इंडिया इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है। इंडिया के लिए ये बिल्कुल ही सेंसिटिव पोर्शन है, सेंसिटिव एरिया। इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि चाइना जो है अपनी प्रेजेंस मालदीव्स में भी बढ़ाए, प्लस ये भी नहीं चाहता कि इंडो पैसिफिक रीजन या फिर इंडियन ओशन में उसकी प्रेजेंस बढ़े, क्योंकि इंडिया के लिए खतरा है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें साइन हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो चाइना है वो होलसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है मालदीव्स में, है ना। जो उम्मीद थी उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। अभी अगर रियल टाइम डेटा की बात करें तो मालदीव्स लगभग चाइना को कितना वो करता है, $1.5 बिलियन। $1.5 बिलियन का लोन किसके ऊपर है, मालदीव्स के ऊपर है। और चाइना ने जो है 5 साल का डेट रिलीफ भी ऑफ़र किया है, लेकिन इनिशियली किया था, लेकिन बाद में बोला कि भाई हम आपको अब और लोन नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके चुकाने की स्थिति नहीं है। अब आपको जो भी मदद की जाएगी वो ग्रांट के थ्रू की जाएगी। तो जो एक्सपेक्टेशन थी चाइना से वो फुलफ़िल नहीं हुई, और यही इंडिया हमेशा से बोलता भी हुआ आया है कि चाइना से जो छोटी कंट्री उन्हें दूर रहने की ज़रूरत है। पहले आपको लोन देगा,
चेक डिप्लोमेसी के अंदर, उसके बाद फिर आप लोन चुका नहीं पाओगे, और लोन नहीं चुका पाओगे तो आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेगा 90 साल के लिए, 99 साल के लिए। सिमिलर चीज़ उसने श्रीलंका के साथ की, और यही चीज़ वो मालदीव्स के साथ भी करने वाला है। इसलिए इंडिया हमेशा से जितनी भी सब कॉन्टिनेंट की कंट्री हैं उन्हें यह आगाह करता रहा है, लेकिन ये कंट्री वाले मानते नहीं है। एक अपना जो चुनाव है, अब इंडिया आउट या फिर एंटी इंडिया उस पर रखते हैं, उसके बाद जीत जाते हैं और फिर 5 साल तक के भुगतते हैं, फिर अगले 5 साल में दूसरी गवर्नमेंट आती है, फिर इंडिया इनके साथ रिलेशन बेटर करता है। नेक्स्ट रीज़न की बात कर लेते हैं। थर्ड रीज़न क्या है? इंडिया अकोमोडेटिव पॉलिसी एंड फुलफिलमेंट ऑफ मिस्टर मिजू डिमांड्स एंड रिक्वेस्ट हैव फैसिलिटेट दिस रेप्रोचमेंट। ठीक, तो इंडिया की जो पॉलिसी थी वो अकोमोडेटिव पॉलिसी थी। ठीक है, अनकंडीशनल सपोर्ट किया है इंडिया ने मालदीव्स को। भले ही एंटी इंडिया रेटोरिक करते रहे वहाँ के मिनिस्टर, लेकिन इंडिया ने हाई लेवल एंगेजमेंट करना नहीं छोड़ा। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे जयशंकर जी, वो बार बार जो है अपने काउंटर पार्ट मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे एंगेजमेंट करते रहे डिस्पाइट एंटी इंडिया रेटोरिक। इसके अलावा इंडिया ने जो भी रिक्वेस्ट थी मालदीव्स की उसे एक्सेप्ट कर लिया। इसके साथ साथ इंडिया ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट है डेवलपमेंट असिस्टेंट उसको भी बढ़ा दिया था। पहले 400 करोड़ था, उसे 600 करोड़ कर दिया गया फॉर 2024 ईयर। इसके साथ साथ इंडिया ने जो एक्सपोर्ट कोटा था ऑफ फूड प्रोडक्ट्स टू द मालदीव्स उसे 5% बढ़ाया, और कंस्ट्रक्शन आइटम का जो एक्सपोर्ट कोटा था उसे 25% बढ़ाया। ये सब क्यों किया गया? ताकि मालदीव्स की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बेटर हो सके। जितना वो एक्सपोर्ट करेंगे उतना उन्हें फॉरेक्स मिलेगा, और उतना ही वो जो डेट सर्विसिंग है वो कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मालदीव्स को सपोर्ट करने के लिए इंडिया का ये अनकंडीशनल और एकोमोडेटिव पॉलिसी इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन को बेटर कर रही है। तो तीनों रीज़न क्या हो गए? पहला, इकोनॉमिक हार्डशिप मालदीव्स की। दूसरा, चाइना का जो लैकलस्टर रिस्पांस था, जो उम्मीद थी उनसे वो नहीं मिला। और तीसरा, इंडिया का अनकंडीशनल सपोर्ट। इन तीनों रीजंस के कारण जो मालदीव्स है उसका हृदय परिवर्तन हुआ है, और उसका जो फॉरेन पॉलिसी स्टैंस है वो पहले प्रो चाइना एंटी इंडिया हुआ करता था, अब वो क्या हो गया है? बैलेंसिंग एक्ट हो गया है। चाइना को भी लेके चल रहा है और न्यू दिल्ली को भी लेकर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो जो अनकंडीशनल सपोर्ट रहा है उसके कारण इंडिया ने वापस मालदीव्स को बोल नहीं सकते कि प्रो इंडिया हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया की सेंसिटिविटी का वो ध्यान रख सकता है फ्यूचर में। क्यों रख सकता है? क्योंकि इंडिया उसे अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली जो है इंडिया ने क्या किया था, जो मालदीव्स की रिक्वेस्ट थी 15 मिलियन ट्रेजरी बिल की ऑन अ ज़ीरो इंटरेस्ट रेट, इसे भी मान लिया है ना, इस रिक्वेस्ट को भी। और रिसेंटली जो फॉरेन मिनिस्टर थे मालदीव्स के, वो इंडिया विजिट किए थे, और उन्होंने इंडिया की जो भी सेंसिटिविटी है उसको मेंटेन किया जाएगा। उसके साथ उन्होंने एक डिमांड भी की थी कि लगभग $50 मिलियन के जो ट्रेजरी बिल हैं उसको इंडिया फ्लोट करे और इनको लोन दिया जाए। ठीक, तो इंडिया ने ये इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। और जब फॉरेन मिनिस्टर आए थे उसी समय मोदी जी की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी उसमें मालदीव्स के प्रेसिडेंट को क्या किया गया था? इनविटेशन दिया गया था। और रिसेंटली जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी उसमें मालदीव्स के प्रेसिडेंट आए थे, और कहीं ना कहीं जो है रिलेशन अब बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर 6 महीने पहले की बात करें तो रिलेशन बहुत ख़राब हो गए थे, अभी रिलेशन बेटर हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि अब एकदम सडनली पूरा एंटी इंडिया से प्रो इंडिया हो गया, लेकिन अब इंडिया की सेंसिटिविटी का ध्यान रखा जाएगा। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल हो गया, किस तरीके से इंडिया ने जो है एंटी इंडिया स्टैंड से बैलेंसिंग एक्ट की तरफ जो है मालदीव्स को लेके आया है। ठीक, होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है ह्यूमन डिग्निटी वर्सेस रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GS4 एथिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एथिक्स में केस स्टडी पूछी जा सकती है ह्यूमन डिग्निटी वर्सेस रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर, है ना, आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो किस तरीके से आपको GS4 की केस स्टडी हैंडल करना है इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस करेंगे। ठीक, इसके अलावा और क्या है इस आर्टिकल में? देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन कल्चरल रिलेटिविज्म
है ना, कस्टमरी प्रैक्टिस वर्सेस यूनिवर्सलिज्म और ह्यूमन डिग्निटी। ठीक, तो ये जो टर्म्स हैं इसका इस्तेमाल करेंगे यार, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। GS4 में कई बार जो है आपको इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी केस स्टडी में दिख चुके हैं, 10 मार्कर्स में भी पूछा जा सकता है। जब आप इसके मेरिट और डिमेरिट पॉइंट लिखेंगे, रैशनल पॉइंट्स लिखेंगे, तो उसमें यहाँ से जो पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल से वो लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की या फिर हाई कोर्ट की अगर वर्डिक्ट होगी तो उसे भी हम वहाँ पर कोट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है GS4 के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल। ठीक, अब आर्टिकल शुरू करते हैं, कंटेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन May 17 मदुरई ब्रांच ऑफ Madras High Court allowed the resumption of Annadhanam, offering free food, and Ang Pradakshinam at the final resting place of Nerur Satguru Sadasiv Brahmanral on the eve of his Jeev Samadhi Day। ठीक, तो रिसेंटली जो मद्रास की हाई कोर्ट है उन्होंने क्या रिजम्पशन किया है, फ्री फूड ऑफरिंग करना रिजम्पशन किया है और अंग प्रदक्षिणम रिचुअल को रिज्यूम किया है। ये अंग प्रदक्षिणम जो रिचुअल था, कस्टमरी प्रैक्टिस थी, इसे 2015 में हाई कोर्ट ने जो है इस पे हॉल्ट लगा दिया था। इसको बेसिकली इस प्रैक्टिस को करने पर बैन लगा दिया था 2015 में। 9 साल के बाद इस प्रैक्टिस को दोबारा रिज्यूम किया जा रहा है। अब ये जो अन्न प्रदक्षिणम है ये है क्या, इसे समझ लेते हैं। ये तो आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, है ना, तिरुपति बालाजी में लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जनरली लोगों को फ्री फूड ऑफर किया जाता है और प्लेंटिफ लीव्स में यह ऑफर किया जाता है ना। पत्ते देखे क्या, पत्ते साउथ इंडिया में जाओगे तो हर चीज़ पत्तों में दी जाती है। इस लीव्स में आप खाना खाते हैं, फिर यहीं पर ये आपके जो पत्ते होते हैं वो ज़मीन पे ही रखे रहते हैं और जो बचा हुआ फूड रहता है वो इसी में रहता है। इसके बाद जो है लोग जो होते हैं, है ना, अपने स्पिरिचुअल बिलीफ के कारण इन पत्तों के ऊपर रोल करते हुए भगवान के दर्शन करने जाते हैं। लेट लेट कर रोलिंग करते हुए क्या करते हैं, इन्हीं पत्तों के ऊपर से निकल के जाते हैं। ठीक, तो 2015 में इस प्रैक्टिसेस को इनह्यूमन और ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट बताया गया था और इसलिए इसे हॉल्ट कर दिया गया था। लेकिन रिसेंटली जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने इस प्रैक्टिस को वापस रिज्यूम कर दिया है। ठीक, जो जस्टिस हैं GR स्वामीनाथन, उन्होंने इस प्रैक्टिस को रीस्टेट करते हुए कहा कि ये आर्टिकल 25 के अंदर जो है राइट टू रिलीजन के अंदर जो है आता है। ठीक, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दिया है, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। ठीक, जब तक के ये बिलीफ किसी और को हानि नहीं पहुंचा रहा है तब तक के ना ही स्टेट और ना ही जुडिशरी इसमें इंटरफियर कर सकता है। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इसमें जो डिवोटी है वो स्पिरिचुअल गेन डिराइव कर सकता है, स्पिरिचुअल बेनिफिट डिराइव कर सकता है इस रिचुअल से, और ये उसकी प्राइवेसी का मैटर है। जैसे कि जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर्सन की प्राइवेसी का मैटर है, उसी तरीके से जो स्पिरिचुअल बेनिफिट इस रिचुअल से उसे मिल सकता है वो भी उसकी प्राइवेसी का मैटर है। तो जैसे कि राइट टू प्राइवेसी जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन में आता है, उसमें स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन में भी राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड होगा आर्टिकल 21 के अंदर। चीज़ें क्लियर है क्या? नाउ जो राइटर हैं उन्होंने क्या कहा है इसके अगेंस्ट में, उनका पहला तो ये कहना है कि भाई आप जो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन और स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन को इक्वेट नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहली बात, जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आया था सेक्सुअल ओरिएंटेशन में, उसमें बहुत ज़्यादा पीपल मूवमेंट हुआ था और उसमें ह्यूमन डिग्निटी इंश्योर करने की बात की जा रही थी, इसलिए जो है जुडिशरी ने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को रिकॉग्नाइज़ किया। यहाँ पर स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन की बात तो हो रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर अंग प्रदक्षिणम जो रिचुअल है उसमें स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन कहना बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, कस्टमरी प्रैक्टिस है, इसको हम स्पिरिचुअलिज्म से इक्वेट नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरा, इसमें ह्यूमन डिग्निटी वायलेट हो रही है, आप झूठन के ऊपर रोल कर रहे हैं और आपके जो भी बिलीफ हैं, है ना, वो कस्टमरी बिलीफ हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअलिज्म और कस्टमरी बिलीफ में दोनों में अंतर करने की ज़रूरत है, ये पहला आर्गुमेंट दिया है राइटर ने। हालांकि जो जजमेंट है वो बेसिकली किसके ऊपर है, वो आर्टिकल 25 है ना, राइट टू फ्रीडम, जिसमें कस्टम जो भी कस्टम होंगे उसको प्रैक्टिस करने की भी फ्रीडम दी जाती है। इसके अलावा 19(1)(a), 14 राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ 21 के अंदर ये जो है इस रिचुअल को रीइंस्टेट किया गया है जज के द्वारा। चीज़ें क्लियर है क्या? कौन कौन से आर्टिकल हैं? 19,
1A, 14, 19, 1D, 21 एंड 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसके पहले जो डिवीज़न बेंच थी 2015 की, उसने इसे हॉल्ट कर दिया था, इस पर बैन लगा दिया था। इस पे बैन किस लिए लगाया गया था? इसलिए लगा दिया गया था कि बोले कि आप ये जो प्रैक्टिस है ये इनह्यूमन है ना, ये ह्यूमन राइट का वॉयलेशन कर रही है, ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है, इस तरीके से झूठन के ऊपर आप जो है नहीं जा सकते। और जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट की, कर्नाटका का एक केस था, उसकी वर्डिक्ट के ऊपर ही 2015 में हाई कोर्ट ने अन्न प्रदक्षिणम जो रिचुअल है उसको बैन किया था। अब सुप्रीम कोर्ट की जो 2014 की वर्डिक्ट थी वो क्या थी? उसमें उस केस में ये हुआ था कि जो ब्राह्मण्स थे, है ना, ब्राह्मण थे, उनका खाया हुआ, उन्हीं का जो झूठन थी उसके ऊपर रोल करना ज़रूरी हुआ करता था। और उन्हीं के झूठन पर रोल करते हुए अगर जाओगे तो आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट होगा। ठीक, तो इस केस में कर्नाटका के सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को बैन लगा दिया गया था। और इसी वर्डिक्ट को यूज़ करते हुए 2015 में हाई कोर्ट मद्रास ने अन्न प्रदक्षिणम रिचुअल को बैन लगाया था। ठीक, लेकिन जो रिसेंटली जो जजमेंट आया हाई कोर्ट का, उसमें जो जज हैं उन्होंने कहा कि जो 2014 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें प्रॉब्लम क्या थी? उस फूड ऑफर किया जा रहा है वो हर कास्ट के लोगों के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ सिर्फ ब्राह्मणों का झूठा नहीं है, सारे लोग इक्वल हैं, इसलिए हम 2014 वाला जो आर्गूमेंट है वो नहीं लगा सकते। लेकिन उस समय जो रिस्पोंडेंट थे, है ना, 2014 में जो मंदिर के ट्रस्टी थे, है ना, उन्होंने क्या कहा था कि हम इस रिचुअल में चेंज कर देंगे और सिर्फ ब्राह्मणों का झूठा है वो नहीं होगा, सारे लोग जो है यहाँ पर खाना खा सकेंगे और उसके बाद जो भी उसके ऊपर रोल करना चाहेगा वो रोल कर पाएगा। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट थे वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हो गए थे कि जो प्रैक्टिस है वो सारे लोगों के लिए ओपन कर दी जाएगी, जो फूड है वो सारे लोग खा पाएंगे और फिर जो भी झूठन होगी उसके ऊपर रोल किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि ये बिल्कुल ही इनह्यूमन है और ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट में है। सो अगर करेंट जजमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो कल्चरल रिलेटिविज्म है उसको प्राथमिकता दी गई है, किसके ऊपर? यूनिवर्सलिज्म के ऊपर। ठीक, तो जो यूनिवर्सलिस्ट है वो किस चीज़ पे आर्गू करते हैं कि ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड का अडॉप्शन किया जाना चाहिए। ह्यूमन राइट जो डिक्लेरेशन है 1948 का, उसमें प्रॉपर चार्टर में सारी चीज़ें लिखी गई है, हर केस में आपको ह्यूमन राइट और ह्यूमन डिग्निटी को ऊपर रखना है। लेकिन इस डिबेट में यहाँ पर जो जजमेंट दिया गया है उसमें जो जज है उसने रिलेटिविस्ट आर्गूमेंट को अपनाया है और जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसको वायलेट किया गया है और कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्राथमिकता दी गई है। इस जजमेंट के कारण कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक टेम्पर है लोगों में, जो रैशनैलिटी थी लोगों में, वो कम होते हुए दिखाई देगी, है ना। रिलीजियस डॉगमेटिज्म ये बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो है लोगों की जो ब्लाइंड फेथ है उसको बढ़ावा मिलेगा, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। तो क्या किया जा सकता है? स्टेट डायरेक्टली अगर इसे बैन करता है तो लोग इसे प्रोटेस्ट करेंगे। रेदर देन बैनिंग दिस काइंड ऑफ रिचुअलिज्म, स्टेट को अवेयरनेस बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि भाई उन्हें बताना चाहिए कि ये जो बिलीफ है आपका, इससे कुछ ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा ये ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन राइट के अगेंस्ट में है, इस तरीके से आप झूठन में नहीं चलें, ये चीज़ें सही नहीं हैं। इस तरीके से लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। जो ब्लाइंड फेथ है उसके अगेंस्ट में ये अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि लोग जो है समझ करके इन चीज़ों को धीरे धीरे करना बंद करें, उनके अंदर वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो और रैशनैलिटी डेवलप हो। तो ये बेसिकली आपका क्या है? आर्टिकल है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये हमारा सेकंड आर्टिकल था। इसमें जो भी चीज़ कही गई है आर्टिकल में कही गई है, इसमें मेरा कोई पर्सनल व्यू बिल्कुल भी नहीं है ना। ये जो भी लिखा गया है आर्टिकल में लिखा गया है वही मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है केरलम। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 पॉलिटी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेनली प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है।
इसमें हम आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, शेड्यूल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। आर्टिकल 3 और शेड्यूल 1 में अगर मुझे कोई भी अमेंडमेंट करना है तो मुझे कौन सी मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है? स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होती है, सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाता है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? 50+1। इसका मतलब आर्टिकल 3 और शेड्यूल 1 में किसी भी तरह का चेंज करूंगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं कहलाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। कुछ याद है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आर्टिकल 1 से 4 तक के अगर मैं कोई भी चेंज करता हूँ तो वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। सिटीजनशिप वाले जो चैप्टर है उसमें अगर कोई भी चेंज करता हूँ 5 से 11 आर्टिकल तक तो भी वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, ये कंसेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है। अब समझते हैं आर्टिकल के बारे में। ठीक, कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। रिसेंटली जो केरला असेंबली है उसने एक रिजोल्यूशन पास किया है, यूनानिमसली ये रिजोल्यूशन पास किया गया। इसका मतलब जितने भी पार्टी के वहाँ पर चुने हुए एमएलए थे उन्होंने सेम वोट डाला है, एक मत से ये रिजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो स्टेट है उसका नाम केरला से बदल करके केरलम किया जाना चाहिए। इस तरह का रिजोल्यूशन लास्ट ईयर भी पास किया गया था, ये सेकेंड टाइम ये रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है। ठीक, तो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें सारे स्टेट के नाम हैं और उसमें केरला लिखा हुआ है, इसको ये क्या करना चाहते हैं? केरलम करना चाहते हैं। इनके हिसाब से मलयालम में केरला का नाम क्या है? केरलम है। और चूँकि लैंग्वेज वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज यही है, इसी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनका ये मानना है कि जो स्टेट का नाम है वो केरला से केरलम किया जाना चाहिए। इस तरीके से स्टेट का नाम जो है और भी आपको चेंजेस देखने को मिले हैं पहले भी, जैसे कि उड़ीसा का नाम उड़िया कर दिया गया था, उड़ीसा कर दिया गया था। पुडुचेरी का नाम भी बदला गया था। अब इसमें ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है वो कैसी होती है? सबसे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, वो क्या करती है? अपनी असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास करेगी। ठीक, ये रिजोल्यूशन पास किया इन्होंने, तो ये बेसिकली लोगों की जो विल है ना उसको बता रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि स्टेट का नाम चेंज हो। अब स्टेट का नाम ये जो स्टेट असेंबली है वो बदल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। कौन बदल सकता है? केवल और केवल पार्लियामेंट बदल सकती है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ला करके, है ना, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहते नहीं हैं। सिंपल मेजॉरिटी से आपको आर्टिकल जो 3 है उसको क्या करना है? उसमें आपको मतलब शेड्यूल 1 में चेंज करना है, आर्टिकल 3 का यूज़ करना है। उसमें क्लियर कट प्रोसीजर दी हुई है कि अगर किसी भी जो है स्टेट का नाम बदलना है तो आपको सिंपल मेजॉरिटी से क्या करना होगा? एक बिल पेश करके नाम बदलना होगा। चीज़ें क्लियर है क्या? तो आर्टिकल 3 में नाम बदलने से रिलेटेड प्रोविजन दिए हुए हैं और शेड्यूल 1 में स्टेट के नाम होते हैं और इस शेड्यूल को आपको अमेंड करना पड़ेगा जिसमें आपको सिंपल मेजॉरिटी लगेगी। पार्लियामेंट ये सारी चीज़ें करेगी, स्टेट असेंबली का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ वो रिजोल्यूशन पास करके अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। पार्लियामेंट चाहे तो एक्ट करे, पार्लियामेंट ना चाहे तो ना एक्ट करे, कोई भी जो है बाइंडिंग नहीं होता कोई भी रिजोल्यूशन जो भी स्टेट में पास किया जाता है ना। अगर इस रिजोल्यूशन पास नहीं किया और पार्लियामेंट का मन है कि नाम बदलना है तो भी पार्लियामेंट नाम बदल सकती है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हो जाएंगे। ठीक, अब हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। केरला का नाम आया कहाँ पर है? सबसे पहले ये जो केरला या केरलम वर्ड है ये अशोका रॉक एडिक्ट 2 में आया था 257 BCE के अराउंड। ठीक, तो इसमें अगर हम देखें एडिक्ट को पढ़ा जाए तो इसमें अलग अलग स्टेट के नाम लिखे थे, जैसे चोलास, पांड्यास, सरियापुत्रा एंड केतलपुत्रा, केरला पुत्रा। ठीक, इसे ऐसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं चोला, पांड्यास और केरला पुत्रम ये नाम जो है पहली बार कहाँ पर आए थे? अशोक एडिक्ट में आए थे। केरला पुत्रा लिटरली सन ऑफ केरला इन संस्कृत रिफर टू द डायनेस्टी ऑफ चेरास। ठीक, तो जो केरला पुत्रा है वो चेरास डायनेस्टी को कहा गया था। उस समय की ये वन ऑफ द 3 मेन डायनेस्टी में से एक थी। और दो कौन कौन सी थी? एक थी पांड्यास और एक थी चोलास और तीसरी थी चेरास। ठीक, तो चेरास को ही क्या कहा गया है? केरला पुत्रा या फिर सन ऑफ केरला कहा गया है। चीज़ें क्लियर है क्या? उसके बाद जो है यहाँ पर जो केरला था
है ना, इसको 1956 में एज अ स्टेट बनाया गया। उसके पहले यहाँ पर कई सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे जहाँ मलयालम भाषा बोली जाती थी, जैसे कि त्रावणकोर है, प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, इन सब को इंटीग्रेट करने का काम किया गया। पहली बार जो है जो डिमांड थी 1920 में आई थी कि एक नया स्टेट बनना चाहिए जो कि मलयालम स्पीकिंग लोगों का होना चाहिए। उसके बाद फिर है ना वही 1953 में जो रिकमेंडेशन आई थी आपकी कमेटी की, उसके बाद फिर 1956 में केरला स्टेट बनाया गया। 1 नवंबर 1956 में केरला स्टेट बना जो कि मलयालम स्पीकिंग स्टेट है। चीज़ें क्लियर है क्या? अब इसका नाम बस बदलने की बात की जा रही है। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर है, होपफुली आपको सारी प्रोसीजर सब कुछ समझ में आ गया होगा।